सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पनामा पेपर्स लीक मामले में आइसलैंड के प्रधानमंत्री का इस्तीफा। नवाज शरीफ ने जांच के लिए बनाया न्यायिक आयोग। ब्रिटिश पीएम कैमरन का पिता के निवेश में हिस्सेदारी से इनकार। केजी बेसिन पर गुजरात सरकार के निवेश को लेकर कांग्रेस का प्रधानमंत्री पर निशाना। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप। जेपीसी से जांच की मांग। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। केंद्र को 8 हफ्ते में नीति बनाने का निर्देश। किसानों को जल्द राहत पहुंचाने पर जोर। पाकिस्तान से लगी सीमा पर सुरक्षा मजबूत बनाने की कवायद। उच्च स्तरीय समिति का गठन। बाड़ लगाने की खामियों पर 3 महीने के भीतर देगी रिपोर्ट। और श्रीलंका में नए संविधान की तैयारी। संसद संविधान सभा में तब्दील। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय संचालन समिति का गठन। तमिलों को मिल सकते हैं ज्यादा स्वायत्तता। दुनिया में टैक्स चोरी का सबसे बड़ा खुलासा बताए जा रहे पनामा पेपर लीक मामले में असर दिखाना शुरू हो गया है। इस मामले में नाम आने के बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने पिता का नाम जुड़ने के बाद सफाई दी है, जबकि पाकिस्तान में जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित किया गया है। यूक्रेन में राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के विदेशी खातों की जांच होगी, जबकि जर्मनी ने विदेशी खातों से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। आइसलैंड में प्रधानमंत्री सिंगमंडर गुनलॉक्सन और उनकी पत्नी का नाम पनामा पेपर्स में आने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। संसद के सामने प्रदर्शन हुए और भारी दबाव में गुनलॉक्सन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने संसद भंग करने की सिफारिश भी की, लेकिन राष्ट्रपति ओलाफर ग्रिमसन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। Hver væri afstaða Sjálfstæðisflokksins til þessarar? ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी ने उन सभी नागरिकों की स्वतंत्र जांच की मांग की जिनका नाम इन दस्तावेजों में आया है। अपने पिता का नाम आने पर प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने सफाई दी है। कैमरन ने कहा कि उनकी अपने दिवंगत पिता के विदेशी निवेश कोष में कोई हिस्सेदारी नहीं है। I own no shares. I have a salary as Prime Minister. And I have some savings, which I get some interest from, and I have a house which we used to live in, which we now let out while we're living in Downing Street, and that's all I have. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिजनों का नाम पनामा पेपर्स में आने के बाद विपक्ष ने जांच की मांग की। इसके बाद दबाव में आई सरकार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग का गठन करना पड़ा। मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। ये कमीशन अपनी तहकीकात के बाद फैसला देगा। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय ने पनामा पेपर्स को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। रूस ने लीक दस्तावेजों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम जोड़े जाने की निंदा की, जबकि फ्रांस ने पनामा को टैक्स हेवन ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। पनामा सरकार ने मामले की जांच के लिए मल्टी एजेंसी टीम का गठन किया है। साथ ही पनामा ने कहा है कि वो फ्रांस के खिलाफ विकल्पों पर विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पनामा से लीक दस्तावेजों पर भारत में भी सरगर्मी तेज हो गई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि खातों की वैधता की जांच करना पहला काम होगा। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच काले धन को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच पनामा लीक मामले में नाम आने पर अमिताभ बच्चन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में जिक्र किए गए कंपनियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने नाम का दुरुपयोग होने की बात कही है। पनामा की लॉ फर्म से लीक दस्तावेजों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से मल्टी एजेंसी जांच टीम बनाने के एक दिन बाद रिजर्व बैंक ने सभी नामों की गहराई से जांच करने की बात कही है। It is important to note that there are legitimate reasons also to have accounts outside. The LRS scheme allows you to take money out. We have to see what is legitimate and what is not legitimate. सोमवार को आई खबरों के मुताबिक लीक दस्तावेजों में
500 भारतीयों के नाम हैं। इनमें राजनेताओं से लेकर उद्योगपति और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां शामिल हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने काले धन पर खोखले वादों के सिवाय कुछ नहीं किया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। After coming into power, they have only been talking about foreign money in foreign accounts. Actual real work is zero. Let us now see that with so many names in the last 2 years, what have they done? And let us now see what they will do, apart from promises, tall claims and rhetoric. There was a time when for 2.5 long years, despite the fact that the Supreme Court wanted an SIT on black money, the government which is complaining today, the spokespersons of the then government who are complaining today, did not want to have an SIT. They went for a review petition against the Supreme Court's verdict, rather. ये जानकारियां पनामा की लॉ फर्म मोसाक फोंसेका से लीक दस्तावेजों के आधार पर सामने आई है। ये दस्तावेज जर्मनी के एक अखबार से होते हुए इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के पास पहुंचे। दस्तावेजों में इसका जिक्र है कि रसूखदार लोग किस तरह अपनी संपत्तियों को छिपाते हैं ताकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने कैग की उस रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है जिसमें कृष्णा गोदावरी यानी केजी ब्लॉक परियोजना में गुजरात सरकार के निवेश पर सवाल किए गए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि इससे गुजरात मॉडल और ब्रांड नमो के मिथक का पर्दाफाश होता है। पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि 31 मार्च को गुजरात विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट राज्य की तत्कालीन मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने मामले की जेपीसी से जांच कराए जाने की मांग भी की। आनंद शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट से पूरी सच्चाई का खुलासा होता है कि किस तरह गुजरात के लोगों की मेहनत से अर्जित 19,716 करोड़ रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम की तरफ से गंवा दिए गए। तो कहां 84,000 करोड़ की बचत, देश को 2,20,000 करोड़ की लागत की गैस उत्पादन शून्य और हजारों करोड़ का नुकसान। इससे बहुत बड़ा नुकसान नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का किया, गुजरात के खजाने का किया, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का किया, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन का किया। सुप्रीम कोर्ट ने आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने में देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 को लागू हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय नीति नहीं बनी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है, जिससे आपदा पीड़ित लोगों को राहत और पुनर्वास मुहैया कराया जा सके। कोर्ट ने केंद्र से 8 हफ्ते के भीतर राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल देश में आपदा प्रबंधन के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने माना कि राहत और पुनर्वास के लिए नीति है। केंद्र सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि इस सिलसिले में ड्राफ्ट प्लान तैयार है, जिसे 1 महीने के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा खेती पर असर पड़ा है और इसके बाद किसानों की हालात दयनीय हो जाती है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये सीमित सीमा पर लगी बाढ़ के बीच के अंतर की समस्या के समाधान के लिए उपाय भी सुझाएगी। समिति की अध्यक्षता पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता करेंगे। समिति सीमा पर लगी बाढ़ के बीच के अंतर और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सभी कमियों का अध्ययन करेगी। सीमित बाढ़ के बीच के अंतर को दूर करने के लिए अंतरिम और स्थायी आधार पर समाधान का सुझाव देगी। समिति से 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हमला किए जाने के करीब 3 महीने बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। वहीं पठानकोट हमले पर पाकिस्तान की जांच टीम की कथित रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है। पाकिस्तान टुडे अखबार के मुताबिक जांच टीम ने हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। अखबार का कहना है कि जांच टीम को आतंकियों के पाकिस्तान से आने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये रिपोर्ट जल्द ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सौंपी जानी है।
कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि इस मामले में सरकार की साख पर असर पड़ा है। वहीं सरकार ने कहा कि अधिकृत बयान आने से पहले बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आज तक पूरे 65 साल के इतिहास में, भारत के इतिहास में, किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने इस तरह से घुटने नहीं टेके जितने श्री नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके हैं पाकिस्तान के सामने। This joint investigating team has, within a few days, debunked the government of India, lowered its credibility. In fact, it has legitimated itself and is now accusing the government of India. जो भी गुनाहगार है उसको सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। और हवाई बातों पे, उड़ी उड़ाई बातों पर जो है वो हम कोई किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। बिहार में कल से शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। राज्य के होटल और बार में भी शराब नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि लोगों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद ये फैसला लिया गया है। देसी शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में अब अंग्रेजी शराब पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है। एक हफ्ते के भीतर बिहार सरकार के इस दूसरे बड़े फैसले पर मंगलवार को कैबिनेट ने मोहर लगा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रोक तात्कालिक प्रभाव से लागू कर दी गई है और विदेशी शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। दूसरे फेज में विदेशी शराब को बंद करना था। 4 दिन का ही अनुभव ऐसा है कि पूरे बिहार का एक वातावरण इतना अनुकूल बन चुका है शराबबंदी के कि अब हम लोगों ने आज से यह निर्णय किया है कि अब आज से तत्काल प्रभाव से विदेशी शराब भी बंद। बिहार में होटल और बार में भी शराब नहीं परोसी जाएगी और न ही किसी को लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन सेना की कैंटीन में पहले की तरह ही शराब मिलेगी। चाहे वो होटल हो, बार हो, क्लब हो, कहीं भी शराब का अब प्रचलन नहीं होगा। किसी भी प्रकार का लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा होटल को, बार का। दूसरे दलों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी दोनों सदनों में लगातार ये दबाव बनाई हुई थी कि अगर शराबबंदी लागू करना है तो कंप्लीट बैन होना चाहिए, पूर्ण शराबबंदी लागू होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि बीजेपी का दबाव काम आया और 4 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री को बीजेपी के दबाव में, जनता के दबाव में और बिहार में कंप्लीट बैन लागू करने का निर्णय लेना पड़ा है। इससे पहले बिहार विधानसभा से शराबबंदी विधेयक पारित किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार वापस आती है तो शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाएगी। इस फैसले के बाद बिहार देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां शराब पर पूरी तरह पाबंदी है। गुजरात, नागालैंड और मिजोरम में इस तरह का कानून पहले ही लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें लगातार जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी टैगोर थे कवि, लेखक, संगीतज्ञ, चित्रकार, दार्शनिक, शिक्षाविद और नाटककार। उनके कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया था एक और नोबेल विजेता W.B. यीट्स ने। टैगोर ने रचे भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान और महात्मा गांधी, बर्नार्ड शॉ, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग हैं उनके प्रशंसकों में शुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नोएडा में स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दलित देश के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। उनकी सरकार की कोशिश है समाज के हाशिए पर खड़े हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नौकरी की आस की जगह खुद का रोजगार शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्टैंड अप इंडिया दलितों और आदिवासियों की जिंदगी में काफी बदलाव लाएगी। इस योजना का मकसद 2.5 लाख उद्यमियों की मदद करना है। इसके तहत बैंक की हर ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित, एक महिला और एक आदिवासी को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच कर्ज देगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये सरकार सरकारी बैंकों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
इसके लिए बैंकों के फिर से पंजीकरण और अतिरिक्त जरिए की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री ने समारोह में इस योजना के तहत 5100 ई-रिक्शा भी बांटे। अगर अवसर मिलने पर हम कुछ कर सकते हैं तो अवसर मिलने पर मेरे दलित और आदिवासी भाई बहन भी उतना ही उत्तम काम कर सकते हैं और देश को बहुत योगदान दे सकते हैं। और इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में समाज का जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उसको किसी की कृपा पर जीने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित इलाकों में हालात और बिगड़ गए हैं। टैंकरों से पानी की सप्लाई के बावजूद लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। अब महाराष्ट्र सरकार रेलवे की मदद से ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। सूखे जलाशय, खाली बर्तनों की कतार और पानी के टैंकर्स का इंतजार। महाराष्ट्र के लातूर में इन दिनों लोगों का पूरा दिन पानी जुटाने में निकल जाता है। टैंकर आने पर हर कोई ज्यादा से ज्यादा पानी जमा करना चाहता है, लेकिन प्यास बुझाने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने में ये भी नाकाफी है। ऐसे में लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। 4-4 दिन को पानी आता है, कभी आता है नली को पानी तो कभी नहीं, ऐसा खाली रहता पानी। टैंकर 4 दिन को 5 दिन को एक बार आते हैं, फिर गाँव में 1 पॉइंट के ऊपर 2-2 टैंक भी नहीं मिले, पानी खत्म हुआ है। मारा थे ऊपर चढ़ने को, हमारे जैसे बुढ़ी को तो ऊपर चढ़ने को नहीं आता। वो लड़के चलते, अब किसको पानी मिलता है किसको नहीं मिलता। इंसानों के साथ ही जानवरों का हाल बेहाल है। उन्हें ना तो चारा मिल रहा है और ना पानी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पानी की किल्लत और भीषण सूखे के चलते इलाके में बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हो रहा है। जो भी पानी है वो सोच संभल के यूज करना है, इसलिए हम हर दिन 4 ट्रिप दे रहे। सूखे की वजह से कैसा है, कोई धान नहीं आ रहा है, कुछ ही नहीं है, खेती में कोई उत्पन्न नहीं है किसी का, तो काम की वजह से और पानी कैसे जा रहे हो। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से और बीजेपी सांसद पंकजा मुंडे ने मंगलवार को लातूर के सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा किया। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि रेलवे के जरिए पानी लाकर लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। वहाँ से पानी रैक से लाने के लिए रेल मंत्रालय ने हम लोगों को अभी सम्मति दी है और वहाँ से 50 टैंकर्स की रैक और उसके बाद में और 50 टैंकर की रैक जैसी व्यवस्था होगी, ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसकी पूर्व व्यवस्था मिरज में जो कुछ व्यवस्था लगती है या लातूर में पानी आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो कुछ व्यवस्था करनी है उसके सारे अधिकार हम लोगों ने जिलाधिकारी को दिए हैं। इधर लातूर के बाद परभणी जिले में भी पानी सप्लाई वाली जगहों पर हिंसा की आशंका के चलते धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा इलाका इस समय भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपके घर और गाड़ी की किश्त जल्द ही कम हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने कल रेपो रेट में 0.25% की कमी करने की घोषणा की है। वहीं बाजार में नकदी बढ़ाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। मुंबई में बुधवार को रिजर्व बैंक की बैठक में कर्जदारों के लिए राहत भरा फैसला हुआ। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कमी कर इसे 6.5% कर दिया। इस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, यानी कि बैंकों से कर्ज लेने वालों को अब पहले के मुकाबले कम ब्याज देना होगा। 2011 के बाद रेपो रेट का ये सबसे निचला स्तर है। After reviewing the economic outlook and prospects, the Reserve Bank of India cut the policy rate by a further 25 basis points. This means we have cut interest rates by a total of 150 basis points since the beginning of the accommodative cycle. आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी करके 6% कर दिया है। वहीं कैश रिजर्व रेशियो को 4% पर बरकरार रखा गया है। बैंकों में नकदी बढ़ाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। कैश रिजर्व रेशियो का न्यूनतम स्तर 95% से घटाकर 90% कर दिया गया है। ये व्यवस्था 16 अप्रैल से लागू होगी। It will be a really good stimulus for the economy. We obviously, through our own fiscal policies and the actions that we've undertaken as far as the budget and our reform initiatives are concerned, have created the space for monetary easing.
रिजर्व बैंक के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.6% रहेगी। वहीं 7वें वेतन आयोग से महंगाई दर पर 1 से 1.5% का असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरबीआई की तरफ से ब्याज दरें घटाने का शेयर बाजार पर उल्टा असर दिखाई दिया। मुनाफा वसूली के दबाव के चलते मंगलवार को सेंसेक्स 516.06 अंक गिरकर 24,883.59 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 155 अंक गिरकर 7,603 पर बंद हुआ। रुपए में भी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में यह बीते कुछ दिनों में काफी बड़ी गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि मजबूत विकास और बढ़ती वास्तविक आमदनी के चलते भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभी भी अग्रणी बना हुआ है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक नीतिगत संबोधन में आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा कि भारत ने महंगी ऊर्जा सब्सिडी पर खर्च कम कर दिया है। इससे भारत विकास को बढ़ावा देने वाले सामाजिक मूलभूत ढांचे में ज्यादा निवेश कर सकेगा। And Brazil are experiencing significant downturns, more so than what we had expected. And that is also true for the Middle East, which is the prime region which is suffering from the low oil prices. There are also quite a few African countries that are suffering as much as the Middle East countries and that are less talked about. India, by contrast, in that category, remains a bright spot with strong growth and rising real income. श्रीलंका में नया संविधान बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत संसद को संविधान सभा में तब्दील कर दिया गया है। नया संविधान 1978 में स्वीकृत संविधान की जगह लेगा। नए संविधान के तहत अल्पसंख्यक तमिलों को और ज्यादा स्वायत्तता मिल सकती है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे 21 सदस्यीय संचालन समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के धड़े से भी 3 सदस्यों को समिति में शामिल किया गया है। स्पीकर कारू जयसूर्या को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया है। इसमें 7 उपाध्यक्ष भी हैं। इसी साल जनवरी में सदन में स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर नया संविधान बनेगा। देश के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब एक नया संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया है। 1972 में एक नया संविधान बनाया गया था। 1978 के संविधान ने 1972 के संविधान की जगह ली थी। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने जनवरी 2015 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली को समाप्त करने का वादा किया था। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ संसद में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव गिर गया है। मंगलवार को इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई जिसमें 233 सांसदों ने जुमा का समर्थन किया जबकि 143 वोट उनके खिलाफ पड़े। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुमा संविधान की मर्यादा कायम रखने में नाकाम रहे हैं। इसके बाद उनके खिलाफ संसद में महाभियोग चलाया गया। आखिरी समय में सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने उनके समर्थन की पुष्टि की। इसके बाद हुए मतदान में जुमा की जीत महज औपचारिकता रह गई। देश की सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस कल से शुरू हो गई। दिल्ली से आगरा के बीच चलने वाली इस गाड़ी को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 160 किलोमीटर की रफ्तार से 100 मिनट में अपना सफर पूरा करेगी। रेल मंत्री ने कहा कि इससे जो अनुभव मिलेगा वो रेलवे की तरक्की के लिए अहम होगा। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जैसे ही रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गतिमान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली देश की सबसे तेज ट्रेन आगरा के लिए रवाना हो गई। इसने दिल्ली से आगरा कैंट का 200 किलोमीटर का सफर 100 मिनट में पूरा किया। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि 2020 तक ट्रेनों की औसत रफ्तार बढ़ाई जाएगी। गतिमान एक्सप्रेस ये हमारे रेल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हमने ये तय किया है कि पूरे देश में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो सभी रेलगाड़ियां आज के ज्यादा स्पीड से चले। ये गाड़ी मुफ्त वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। एयर हॉस्टेज की तर्ज पर ट्रेन हॉस्टेज भी हैं और मुसाफिरों के खाने पीने और मनोरंजन का पूरा इंतजाम है।
100 मिनट की जर्नी है, उस 100 मिनट की जर्नी में उनको बहुत बेहतरीन केटरिंग सुविधाएं दी जाएंगी। ऑन बोर्ड जितनी भी क्लीनलीनेस की सर्विसेज हैं और बाकी हमारे जितने भी मैनेजमेंट है वो सारी सर्विसेज होंगी। उसके साथ साथ में एंटरटेनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उनकी जर्नी बहुत अच्छी, उनका जो एक्सपीरियंस है पूरी जर्नी का यहाँ से आगरा तक, वो बहुत बेहतर होगा। IRCTC ने इस गाड़ी के साथ आगरा और आसपास के पर्यटन स्थलों को दिखाने का भी इंतजाम किया है। मुसाफिर ट्रेन में मिल रही सुविधाओं से काफी खुश हैं। बहुत सुविधाएं हैं, बहुत कन्वीनियंट ट्रेन चलाई है। 111 मिनट से दिल्ली से आगरा का सफ़र तय कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं इस ट्रेन से, और जो फैसिलिटी इसके अंदर दी गई है वो बहुत एक्सीलेंट है। गतिमान एक्सप्रेस रोज सुबह 8:10 पर निजामुद्दीन से रवाना होगी और 9:50 पर आगरा पहुंचेगी। वापसी में आगरा से शाम 5:50 पर चलकर 7:30 पर निजामुद्दीन पहुंचेगी। इस गाड़ी में चेयर कार का किराया 690 रुपये और एग्जीक्यूटिव श्रेणी का किराया 1365 रुपये होगा। हफ्ते में 6 दिन चलने वाली ये ट्रेन शुक्रवार को नहीं चलेगी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। बात हॉकी की। मलेशिया के पोह में आज से सुल्तान अजलान शाह कप शुरू होगा। टूर्नामेंट में भारत के अलावा दुनिया के 7 टॉप टीमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और जापान की टीमें शामिल हो रही हैं। ओलंपिक की तैयारियों को पुख्ता करने की उम्मीदों के साथ भारतीय टीम आज से ही अपने अभियान का आगाज कर रही है। आज 3 मैच खेले जाएंगे, जिनमें भारत का मुकाबला जापान के साथ होगा। भारत 8 बार ओलंपिक और 5 बार सुल्तान अजलान शाह कप जीत चुका है। भारत के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी हैं। दूसरी तरफ रियो के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी पाकिस्तान और जापान जैसी टीम अपने आप को साबित करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। 8 बार अजलान शाह कप जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया से कड़े मुकाबले से पहले सरदार सिंह की अगुवाई में टीम इंडिया जापान के खिलाफ अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने की कोशिश करेगी। फाइनल मुकाबला 16 अप्रैल को खेला जाएगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पनामा पेपर्स लीक मामले में आइसलैंड के प्रधानमंत्री का इस्तीफा। नवाज शरीफ ने जांच के लिए बनाया न्यायिक आयोग। ब्रिटिश पीएम कैमरन का पिता के निवेश में हिस्सेदारी से इनकार। केजी बेसिन पर गुजरात सरकार के निवेश को लेकर कांग्रेस का प्रधानमंत्री पर निशाना। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप। जेपीसी से जांच की मांग। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। केंद्र को 8 हफ्ते में नीति बनाने का निर्देश। किसानों को जल्द राहत पहुंचाने पर जोर। पाकिस्तान से लगी सीमा पर सुरक्षा मजबूत बनाने की कवायद। उच्च स्तरीय समिति का गठन। बाढ़ लगाने की खामियों पर 3 महीने के भीतर देगी रिपोर्ट। श्रीलंका में नए संविधान की तैयारी। संसद संविधान सभा में तब्दील। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय संचालन समिति का गठन। तमिलों को मिल सकती है ज्यादा स्वायत्तता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।